हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हमने अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पॉलिटी और गवर्नेंस का। अब ये सितंबर का करंट अफेयर है जो हम अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सितंबर का वीडियो है ये। इसमें हम जो है वो आर्टिकल वाइज आर्टिकल देखेंगे। इसमें हम मंथली मैगजीन्स को जो है वो कवर कर रहे हैं। मंथली मैगजीन ऑलमोस्ट जैन की एंडिंग तक, 31 जैन तक हम जो है वो सारी मंथली मैगजीन्स के जो करंट अफेयर हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वो हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जब पीटीज आएंगी, पीटीज 365 आएंगी, फिर उसकी हम अलग से रिवीजन करेंगे। ऐसे क्या होगा कि जब आपने मंथली मैगजीन से आपने डिटेल्ड में करंट अफेयर किया होगा तो आपको पीटीज में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप आराम से जो है वो रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। तो पहला आर्टिकल हम देखते हैं कि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई है उसमें वुमेन्स को जो है वो रिजर्वेशन दी गई है, 1/3 रिजर्वेशन। ठीक है, अब 106 अमेंडमेंट जो की गई है उसमें क्या कहा गया है कि 1/3 रिजर्वेशन होगी वुमेन्स को। कहाँ पे? लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और एनसीटीज दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की असेंबली में। अर्लियर अटेम्प्ट कुछ किए गए हैं 92 में, 96 में, 98, 99 में और 2006 में किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्स आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ना, या ऑप्शंस में आ सकते हैं प्रीलिम्स में। जैसे कि 239 ए कहता है कि भाई एनसीटीज में रिजर्वेशन होनी चाहिए। 330 ए कहता है कि भाई लोकसभा में होनी चाहिए 1/3 रिजर्वेशन। और लोकसभा में जो जितनी सीट्स रिजर्व है, मान लो 15% रिजर्व है प्लस 7% आ गया आपका एस के लिए, सिर्फ 15% आ गया आपका एस के लिए। तो इन कंबाइंड मिला के जितनी सीट्स रिजर्व हैं SC ST के लिए, उसमें से जो 33% है वो भी रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 330 कहता है। ठीक है, और 332 ए कहता है कि भाई 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए स्टेट असेंबलीज में। और उसमें भी जो सेम ऊपर प्रोविजन बताया कि भाई अगर SC ST के लिए सीट रिजर्व है तो उसमें भी 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। यानी आर्टिकल ये कौन सा कहता है? 332 कहता है। वैसे ही 334 ये कहता है कि भाई जो भी फर्स्ट सेंसस होगा इसके बाद वो जो है वो ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कम इनटू फोर्स आ जाएगा। सनसेट क्लॉज ऐड किया गया है 15 साल का। पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि भाई वो इस रिजर्वेशन को जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स होगी, नॉट इफेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेचर, लोकसभा वगैरह। साथ में नीड क्या है कि भाई क्यों हमने ये रिजर्वेशन लाई कि ओनली 14% ऑफ द लेजिस्लेटर है वुमेन, 8% मिलती हैं असेंबलीज में। बाकी मिजोरम तो ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई वुमेन लेजिस्लेटर ही नहीं है। इंटर पार्लियामेंट्री फोरम क्या कहती है कि भाई बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान, श्रीलंका में इंडिया से ज़्यादा लॉ मेकर्स हैं वुमेन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो 127, उसमें इंडिया का रैंक है। ठीक है, ये 2023 का इंडिया का रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, एविडेंस फ्रॉम द रिजर्वेशन एट द लोकल लेवल कि भाई ये ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भाई जब से वुमेन्स को लोकल लेवल पे रिजर्वेशन मिली है वहाँ पे केसेस की जो रिपोर्टिंग है क्रिमिनल क्राइम्स की वो बढ़ गई है। और साथ में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो, उनका असेस लोगों में इम्प्रूव हुआ है। जैसे वाटर हो गया, स्कूलिंग हो गया वगैरह वगैरह, हेल्थ हो गया, ये सारा इम्प्रूव हुआ है वुमेन के अंडर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि डिस्पैरिटी क्या है, ठीक है, डिस्पैरिटी ये है कि भाई क्रॉस द स्टेट कैसे 1/3 रिजर्वेशन आप लोकसभा में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? उसके अगेंस्ट में आपको रिजर्व सीट कर रहे हैं कहाँ पे? स्टेट और यूटीज में। ये कौन सा बिल कहता है? 2008 का। गीता मुखर्जी कमेटी ये कहती है कि भाई आप लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में तो दे रहे हैं रिजर्वेशन, बट आप राज्यसभा में और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी आप जो है वो रिजर्वेशन दीजिए वुमेन्स को। ठीक है, अब अगला आर्टिकल कहता है कि भाई साइमल्टेनियस सिलेक्शन है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक 8 मेंबर बॉडी जो है वो कमेटी फॉर्म की है। किसके अंडर? रामनाथ कोविंद जी के अंदर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, टाइमलाइन है इलेक्शन की इंडिया में जैसे ये बताया गया है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वन डे में ही जो है वो नेशनल लेवल पे लोकसभा और स्टेट असेंबली की इलेक्शन होंगी, वोटिंग एक दिन होगी। ऐसा नहीं है कि भाई फेज मैनर में होगी, सब कुछ फेज मैनर में। आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कि भाई गवर्नेंस इम्पैक्ट होती है क्योंकि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेता है, इसलिए एक ही बार में आप इलेक्शंस करवा दीजिए, मैसिव एक्सपेडिशन होता है। ठीक है, अब इसमें CMS का डाटा ये कहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन 2019 में ही केवल और केवल 10,000 करोड़ खर्चा है किस पे?
इलेक्शंस करवाने में, ठीक है। बाकी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है, अदर इश्यूज जैसे कि पोलैरिटी बढ़ती है नया, ठीक है, वगैरह वगैरह। चैलेंजेस क्या हैं कि भाई इन इम्प्लीमेंटिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन, हमें जो है वो सभी जैसे जो इलेक्शंस के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो एक्ट, जो लॉज हैं, उनको जो है वो अमेंड करना पड़ेगा, है ना। बाई इलेक्शन वगैरह, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह, इनमें सब कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, है ना। अब कुछ रिकमेंडेशंस की तरफ आते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है कि लॉ कमीशन ने कहा था कि भाई विद इन आप जो है वो लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस इकट्ठे करवाइए, बट वोटिंग और काउंटिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आप अलग अलग रखिए। उसके बाद जो है वो उनमें जो डिफरेंस है वो 6 महीने का नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि भाई 2 फेज इलेक्शन करवाओ आप, और एक पर्टिकुलर ईयर रख लो, उसमें कुछ टाइम पीरियड रख लो जहाँ पे आप जो है वो बाई इलेक्शन करवाओ। नीति आयोग का एक डिस्कशन का वो ये कहता है कि भाई आप जो है वो 2 फेजेस साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाओ, और वहाँ पे प्री मेच्योर डिसोल्यूशन अगर हाउसेस का होता है तो वहाँ पे जो भी नया हाउस आएगा वो प्रॉपर 5 साल के लिए ही जो है वो टाइम पीरियड अपना मतलब कि 5 साल के लिए आएगा। ये नहीं होगा कि अगर कोई 3 साल की गवर्नमेंट प्री मेच्योर डिक्लेयर हो गई, उसका 2 साल का टेन्योर बचा है, तो जो नई सरकार आएगी वो 2 साल के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पूरे 5 साल ही वो सरकार चलाएगी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह में हम कुछ कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ेगा, ठीक है। 2 विंडो सिस्टम उन्होंने ये भी कहा, नीति आयोग ने कहा कि भाई आप बाई इलेक्शन के लिए कोई 1.5 महीना रखो, 1.3 मंथ पर पर्टिकुलर ईयर में रखो कि जहाँ पे आप इलेक्शन करवा सको, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ कमीशन कहता है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ, तो आप जो है वो एडवांसिंग ऑफ द पोस्टपोनिंग ऑफ इलेक्शन करवा दो। ऑप्शन 2 अवेलेबल है कि साल इलेक्शन कंडक्टेड वाला ओनली ट्वाइस इन 5 ईयर, है ना। नो कन्फ्लिक्ट मोशन वगैरह ये सारा। अब अगला आर्टिकल ये कहता है कि भाई आर्टिफिशियल एआई जो है वो इलेक्शंस में कैसे उसको हम देख सकते हैं। अब 5 पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने ये कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया है कि भाई हम एआई का जो है वो लिमिटेड यूज़ करेंगे अपने फेडरल इलेक्शन कैंपेन्स में, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, स्विस याद रखिएगा, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, क्या पता ऑप्शंस में आ जाए। बाकी ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर्सनल राइट्स के ऊपर एक दिल्ली हाई कोर्ट, पर्सनैलिटी राइट के ऊपर एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो प्रोटेक्शन दी है किसको, बॉलीवुड एक्टर्स को, ठीक है, उसके पर्सनैलिटी राइट्स के लिए। पर्सनैलिटी राइट्स क्या है इंडिया में भाई, अभी पर्सनैलिटी राइट्स की कुछ डेफिनेशन है। पर्सनैलिटी राइट्स में कहते हैं कि प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स टू टेक देयर इकोनॉमिकल बेनिफिट आउट ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड कंज्यूमर फॉर देयर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कंज्यूमर फॉर देयर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया में क्या है कि भाई पर्सनैलिटी राइट्स है नॉट प्रॉपरली मतलब मेंशन नहीं है कहीं भी, किसी भी आर्टिकल में या किसी भी रूल्स में गवर्नमेंट के, बट ये फॉल किसके अंदर करते हैं, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, 2 कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी राइट्स ये है कि राइट टू बी पब्लिसिटी, और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू पब्लिसिटी जो है वो गवर्न किया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से और कॉपीराइट एक्ट 1957 से, बट राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21, है ना। और जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस जो था 2018 का, जिसमें कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, है ना। तो ये वहाँ पे सॉरी आर्टिकल, ठीक है, ये आप आर्टिकल 21 ही है वो, और के एस पुट्टास्वामी जजमेंट जो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट आई थी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पर्सनैलिटी राइट्स का क्या, तो ये कहाँ पे कुछ फ्यू डिग्निटरीज हैं उनको ये एक्ट जो एम्बलम एंड नेम एक्ट जो 1950 ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। पीसीस में कुछ रूल्स हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट है ना। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जहाँ पे ज्वेलर्स, राजकुमार ज्वेलर्स केस था, राइट टू नॉट टू इंटर अपॉन देन प्राइवेट स्पेस, ये उसका राइट्स है ना। फिर विजय केस हुआ था एक, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि राइट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ, है ना। और जो भी उसके यंग जनरेशन होगी वो उसके लीगल हायर नहीं है उसकी पर्सनैलिटी राइट्स के, है ना। साक्षी मलिक केस हुआ था, यहाँ पे बम्बई हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी भी एक पर्सन की इमेज जो है वो उसके कंसेंट के बिना यूज़ नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा यूज़ करता है तो वो इलीगल है। अरुण जेटली केस में कहा था कि जो भी रियल लाइफ में किसी की जितनी भी पॉपुलैरिटी है, फेम है ना, किसी इंडिविजुअल का, तो वो इंटरनेट पे भी सेम का सेम वैसे के वैसे ही रहेगा। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर, वो कौन कौन सी है, रोम कन्वेंशन है, ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, और वाइपो परफॉर्मेंस एज प्रोग्राम ट्रीटी है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला आर्टिकल ये कहता है कि सेक्रेटरीट्स ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट क्या है कि भाई 75 साल पूरे हुए हैं, है ना, तो 2 हाउसेस होते हैं। 2 हाउसेस कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, है ना। आर्टिकल 98 कहता है कि भाई सेपरेट स्टाफ होना चाहिए किसका? ईच पार्लियामेंट के हाउस का, है ना। आर्टिकल 187 कहता है कि भाई स्टेट जो सेक्रेटरीट्स हैं वहाँ पे भी सेम होना चाहिए। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ द पीपल है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सा होगी? राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल क्या हो गया? लोकसभा। ये केम इनटू एग्जिस्ट कब हुए थे? ये 1952 में हुए थे। जो सेक्रेटरीट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल है उसको हम क्या कहते थे? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट कहते थे। और न्यू सेक्रेटरीट कॉल द सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है, जो राज्यसभा को कहते थे, है ना। तो इनके नाम जो चेंज किए गए थे वो 1952 में 54 में किए गए थे। 52 में ये एग्जिस्ट हुए, 54 में इनके नाम चेंज कर दिए गए। 54 में हमने क्या किया? राज्यसभा सेक्रेटरीट और लोकसभा सेक्रेटरीट। राज्यसभा सेक्रेटरीट में क्या होता है? सेक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या है उसका? भाई स्पीकर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं। रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है कि भाई वो 1955 का रूल है लोकसभा का। प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के साथ स्पीकर जो है वो ये रूल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। अच्छा, और राज्यसभा का सेक्रेटरी क्या कहते हैं कि भाई चेयरमैन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना चाहिए जिसको हम जनरल सेक्रेटरी कहेंगे, और 1957 के रूल्स हैं इसके, है ना। प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ चेयरमैन जो है वो ये सब यहाँ पे सब कुछ करेगा। अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई 10 सर्विसेज की जो है वो क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं सेक्रेटरीट। और जो आपका स्पीकर और चेयरमैन है इनके पास पावर है। बट अगर क्लास 1 और क्लास 2 की अगर कोई पोस्ट बनानी है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्योंकि देखो ना, एक्सपेंडिचर कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देगी ना, पैसा तो वही देंगे। तो इसके साथ इनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा कि फाइनेंसिस के लिए ये बताओ हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हम सेक्रेटरी जनरल्स का जो रैंक देखें वो द हाउसेस, वो तो हम क्या कहते हैं इक्वलेंट है किसका? कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, ठीक है। बट अगर हम टेबल ऑफ प्रोसीजर्स में देखें तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना उसकी 11th पोजीशन आती है। और जो सेक्रेटरी ऑफ द हाउसेस है ना उनकी आती है 23rd पोजीशन, ठीक है। तो ये अच्छे से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, ये सारा आपका मीन्स की लिमिटेशन है इसकी, तो ये आप देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम, जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं वो क्या है कि भाई 108 लोगों को जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स जो हिंदूस हैं उनको जो है वो सिटीजनशिप मिली है गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये रेगुलेट करती है सारा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत जो है वो इनको मिली है सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो भी 12 साल से ज़्यादा या 11 साल वाला रूल है जो, है ना। तो ये सारा आर्टिकल आपको पता है कि बेसिक पॉलिटी में आपको ये मिल जाएगा आपको सारा। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर्स। अब आना है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लॉ मेकर्स की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के ऊपर बताया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल डेट 951 पॉलिटी में आपको बेसिक मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन 3 सिचुएशन है जहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल डेट 1951 हो सकती है कि भाई कन्विक्शन होगी 2 साल की तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10th शेड्यूल ये कहता है कि भाई आपका डिफेक्शन हो गया, अगर डिफेक्शन की ग्राउंड है ना। 1021 और 191 कहता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया है, अनसाउंड इन माइंड हो गए हैं, इंसॉल्वेंट है और नॉट हैविंग एनी वैलिड सिटीजनशिप, ठीक है। राज्यसभा चेयरमैन ने क्या किया है कि भाई ऑल वुमेन पहले बनाया है वाइस चांसलर्स का, वाइस चेयरमैन का राज्यसभा का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई कोई भी जो जब ये वाइस चेयरमैन है वो प्रिसाइड करेंगे वुमेन्स में से, ठीक है। बट अगर ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिप्टी चेयरमैन अगर वैकेंट है तो ये जो पैनल है ये प्रिसाइड नहीं कर सकता, इनके पास कोई पावर नहीं है प्रिसाइड करने की, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल रिफॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें ये बताया गया है कि भाई ओवर क्राउडिंग हो गई है ना। प्रिजनस के रेट ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 130% हो गया है, ठीक है। और 77% जो है वो अंडर ट्रायल है, अंडर स्टाफ है। और ऑलमोस्ट अंडर स्टाफ कितना है 30% जो है वो अंडर स्टाफ है। वुमेन प्रिजन्स जो है वो 22,000 से ऊपर हैं, जिसमें से वुमेन इनमेट्स जो हैं वो सिर्फ 1650 ही हैं, है ना। और चिल्ड्रंस कितने हैं 1867 है ना। तो यहाँ पे ये सारा कुछ डाटा दिए हुए हैं। अब कुछ स्टेप्स क्या है कि भाई हमने 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए हैं, कम्युनिटी सिस्टम लाया है वगैरह वगैरह। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल लाया है 2016 का। मॉडल प्रिजन करेक्शन एक्ट सर्विस एक्ट लाया है 2023 का, है ना।
और यहाँ पे अगला आर्टिकल ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट्स को लूज इम्यूनिटी कर देते हैं इन प्री 2000 करप्शन केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसने कहा था कि जो 2014 की जजमेंट है सेक्शन 6A ऑफ द DSP जो दिल्ली सर्विस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया उसका। ठीक है, सेक्शन 6A CBI को पावर देती है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शन वगैरह अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स है ना। ठीक है, तो ये सारा वहाँ पे केसेस सुब्रमण्यम स्वामी के केस में इसको जो है वो आर्टिकल 14 के तहत इसको जो है वो वायलेशन करार दिया गया था और इसको इनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे वही की हाईलाइट्स क्या है कि भाई आपका डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, इन्फ्रिंजमेंट फंडामेंटल राइट का हो रहा था यहाँ पे, अनफोर्सेबल राइट्स है फ्रॉम द इनैक्टमेंट डेट है ना। तो 21 ये कहता है कि नो बियरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन 6 कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो 21 does not bar retrospective effect of the application of procedure changes in the criminal trials है ना। 21 यहाँ पे सब क्लॉज 1 यहाँ पे ले डाउन करता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एलिजिबल एक्ट। ठीक है, मान लो कोई भी किसी ने क्राइम किया, ठीक है, और उसके क्राइम का किसी लॉ में जिक्र हुआ है तो उसको जो है वो सज़ा हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट यहाँ पे किसने क्राइम किया उसके क्राइम की कोई सज़ा किसी भी लॉ में नहीं दी गई, तो अगर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर लॉ पास करती है तो वो इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके बाद वाले लोगों पे जो है वो एप्लीकेबल होगा। कट ऑफ डेट होगी, उससे पहले जितने भी क्राइम्स हुए हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बाद एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सितंबर का करंट अफेयर। आपका सितंबर हो गया, आपका अक्टूबर हो गया, आपका नवंबर हो गया पॉलिटी। ठीक है, ये आपके 3 महीने होंगे। बाकी प्रीलिम्स के लिए जो है वो ऐसे ही रिवीजन सीरीज आती रहेंगी, पॉलिटी के बाद इन्वायरमेंट इकोनॉमी वगैरह वगैरह आती रहेंगी। तो ये सारा हम 31 जनवरी तक जो है वो वाइड अप कर देंगे सारा मंथली करंट अफेयर। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है वो जब पीटीस आएंगी हम उसको पीटीस को भी 365 को जो है वो रिविजन जब करेंगे तो आपको जो है वो ईजी हो जाएगा रिकॉल करने के साथ साथ। ठीक है, अब आगे आपका अगस्त का, जुलाई का, जून का, ठीक है, जनवरी तक हम सारा करंट अफेयर खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतने देखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू।